हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम अंशिका। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग मीन्स सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2024 में, उसकी काउंसलिंग कब तक हो सकती है, उसकी काउंसलिंग के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से तैयार कर लेने चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स तो अपने पहले ही तैयार कर लेना। और उसके साथ ही काउंसलिंग के टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस को प्रेफरेंस पे रखना चाहिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, या कौन से कोर्स को प्रेफरेंस में रखना चाहिए जो आपके मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आ रहे हैं जब से रिजल्ट आया कि दी इतने मार्क्स पे ये कॉलेज मिल जाएगा क्या, इतने मार्क्स पे क्या मिल सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, आपके मन से सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह का कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है या किस तरह के कोर्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, प्रेफरेंस में किन कॉलेजेस को या किस कोर्स को आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो के कमेंट करने से पहले वीडियो पूरी देखोगे। अगर फिर भी मन में कोई कमेंट आ जाता है तभी कमेंट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने अब की बार एग्ज़ाम दिया है और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप जो अभी तक एक्सपेक्टेड है काउंसलिंग नेक्स्ट मंथ, मे बी नेक्स्ट मंथ या अगस्त के लास्ट में आपकी काउंसलिंग हो सकती है। ठीक है, बाकी पीजीआई जो है नोटिस जारी कर देगा। अभी तक जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि या तो अगस्त के लास्ट में काउंसलिंग शुरू होगी या फिर नेक्स्ट मंथ के मीन सितंबर के स्टार्टिंग से हो सकती है स्टार्ट। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि काउंसलिंग के टाइम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो ज़रूरत होगी जिनकी, और काउंसलिंग किस तरह होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में लगातार ये चीज़ पूछते हैं कि दी फीस देनी पड़ती है क्या काउंसलिंग के टाइम पे, कितने फीस लगती है काउंसलिंग के लिए, कैसे क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। तो देखो, जो पीजीआई की काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है और उसके लिए कोई चार्ज आपको अलग से पे नहीं करना होता। ठीक है, काउंसलिंग का क्या रहता है कि जैसे ही पोर्टल ओपन होगा काउंसलिंग के लिए, वो कम से कम 2 से 3 दिन उसकी ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन तक रहती है ड्यूरेशन कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका काउंसलिंग पोर्टल ओपन है और आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन वो आपको देंगे उस टाइम में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस भरनी होती है कि एक टाइम पे आप जितने चाहो उतने कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रेफरेंस रख सकते हो अपनी। ठीक है, लाइक किसी के मार्क्स हैं 104, ठीक है, तो वो स्टूडेंट बीपीटी कोर्स के लिए भी कॉलेजेस चूज कर सकता है एंड नर्सिंग के लिए भी। ठीक है, और अगर वो कोई पैरामेडिकल कोर्स में उसका इंटरेस्ट है तो वो उसमें भी अप्लाई कर सकता है, कॉलेजेस चूज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद आप लॉक कर देते हो उसे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में होता है उनकी जो पेमेंट होती है वो ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है। बाकी जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगी क्या करना होता है, किस टाइम पे कैसे आपका प्रोसेस रहने वाली है, किस तरह से प्रेफरेंस फिल करनी है। ठीक है, बट प्रेफरेंस फिल करते हुए किस चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस आ गया होगा, आई होप आपको समझ में। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अभी तैयार कर लेने चाहिए काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट तैयार रख लेना अपनी। ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्कुल। और उसके बाद एडमिट कार्ड जो था आपका उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और उसके साथ ही डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हो, हरियाणा के कैंडिडेट हो, तो उसके लिए आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। बट अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसमें आपको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट होगा, गवर्नमेंट सीट आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसलिए हरियाणा डोमिसाइल की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि किस कास्ट से हो आप।
ठीक है, OBC, EWS, PWBD, तो ये PWD, ये जितने भी कैटेगरी होती है उन सब की आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको बाद में मिलेगा कि कौन सी सीट आपको अलॉट होने वाली है। उसके साथ ही आपके पास फोटोज़ भी होनी चाहिए 3 से 4, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये जो PGI वाले होते हैं वो अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग से पहले अपने हर एक डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ ज़रूर रख लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ये करते हैं और कॉपीज़ भी लेके जानी होती है। कितने कॉपी लेके जानी होती है वो मैं टाइम पे आपको बता दूंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी ये सब डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है स्टूडेंट्स के मन में वो ये होती है कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा कॉलेज, ठीक है। तो देखो हरियाणा में 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस करनाल के अंदर, पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो कि PGIMS रोहतक है, एंड थर्ड वन इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीतो। जिनमें से अगर मैं बात करूँ रोहतक PGI एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीतो, तो ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है वो को एजुकेशनल है, मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को यहाँ पे सीट अलॉट होती है, ठीक है। और बॉयज़ की सीट फिक्स्ड नहीं है, नंबर के बेस पे ही आपको अलॉट होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ 120 + 40 स्टूडेंट्स के, मेल स्टूडेंट्स के, तो चांसेस है कि अप्रोक्स मिल ही जाएगी सीट। 40 को तो नहीं, बट 40 लेते भी नहीं है। ये जो एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इतने मार्क्स हैं हमारे और हमें नर्सिंग में नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में एडमिशन। बट देखो जितनी सीट्स हैं वो सब के सब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चॉइस मतलब काउंसलिंग में नहीं, आधे तो काउंसलिंग में भी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उन्हें ये रहता है कि उन्होंने साइड बाय साइड कोई अदर एग्ज़ाम दिया होता है। जैसे अभी नीट का दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। उसकी काउंसलिंग में वो लास्ट तक रहते हैं जुड़े हुए, बट साइड बाय साइड वो एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो बहुत सारे मिलेंगे ऐसे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को भी साइड बाय साइड ही दिया होगा और वो वहाँ पे नीट की काउंसलिंग में कोई अदर कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीट छोड़ भी देते हैं BSc नर्सिंग की, तो उनकी जगह भी सीट खाली होती है, तो इसलिए आगे राउंड बढ़ते जाते हैं काउंसलिंग के, ठीक है। तो ये चीज़ तो मत सोचो अभी। अगर आप पेशेंस रखते हो, लास्ट काउंसलिंग तक पेशेंस रखने की हिम्मत है आप में, तो ऑब्वियसली लास्ट राउंड तक कट ऑफ नीचे चली जाती है और कम मार्क्स पे मिल जाता है कॉलेज, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं कोर्सेज़ की और कॉलेजेस की। हरियाणा के अंदर जो CET एग्ज़ाम के बेस्ड पे है वो आपको 3 कोर्सेज अलॉट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ BSc नर्सिंग, नेक्स्ट वन इज़ BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, एंड द थर्ड वन इज़ पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर मैं बात करूँ इन तीनों के फीस स्ट्रक्चर की, तो BSc नर्सिंग एंड BPT जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इन दोनों की जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अप्रोक्स सिमिलर होता है, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रहती है प्लस अदर चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, तो टोटल 24,000 हो जाती है आपकी पर ईयर की, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज की, तो फीस तो होती है उनकी 60,000, उसमें अदर चार्जेस इंक्लूड होके पर ईयर आपकी कुछ 66,000 हो जाती है चार्ज, ठीक है। और ये जो फीस है वो विदाउट हॉस्टल चार्ज है, ठीक है। मीन्स आपका हॉस्टल चार्ज इसमें इंक्लूड नहीं है। और BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलते हैं, बट जो पैरामेडिकल और BPT वाले हैं उन्हें हॉस्टल नहीं मिलते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं लाइक लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो रोहतक PGI की कि पैरामेडिकल में ये कोर्सेज आपके इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो पैरामेडिकल के थ्रू। और पैरामेडिकल की जो फीस होती है वो जनरली BSc नर्सिंग एंड BPT कोर्स से कम होती है। मीन्स पर ईयर आपकी अप्रोक्स 12,000 फीस रहती है,
ठीक है, 12,000 समथिंग रहती है। और अगर आपको जानना है कि हरियाणा में बीपीटी के और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के कितने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उस टॉपिक पे, अगर आप कमेंट करते हो तो। ठीक है, अगर आपको जानना हो तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अब की बार की कट ऑफ की, मीन्स किस तरह से आपको प्रेफरेंस चूज़ करनी चाहिए मार्क्स के बेस पे, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। पिछली बार की कंपैरिजन में अब की बार ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया है। मीन्स पिछली बार 12,000 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने CET का एग्ज़ाम दिया था, बट अब की बार टोटल 18,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CET का एग्ज़ाम दिया है। मीन्स नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अब की बार इंक्रीज़ हुआ है, देन ऑब्वियसली कट ऑफ में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो पिछली बार की जो कट ऑफ थी हर एक कॉलेज की, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो हर एक कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई थी BSc नर्सिंग में प्रीवियस ईयर। और अब की बार की अगर मैं बात करूँ तो अब की बार टोटल 18,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, जिनमें से 120 प्लस जो स्कोर रहा है वो 158 गर्ल्स का रहा है। ठीक है, और 40 बॉयज़ ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है 120 प्लस गया है। ठीक है, और हाईएस्ट जो मार्क्स गए हैं वो 151 गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो BSc नर्सिंग के टोटल 190 सीट्स हैं अप्रोक्स गवर्नमेंट सीट्स। और अगर मैं बात करूँ BSc नर्सिंग के लिए अब की बार गवर्नमेंट के लिए किन्हें अप्लाई करना चाहिए, तो देखो लास्ट राउंड तक अगर मैं बात करूँ तो 110 प्लस ही जाएगी कट ऑफ। ठीक है, मतलब लास्ट राउंड तक अगर आप कोशिश करते हो, ट्राई करते हो, तो 110 प्लस में मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज जनरली। अगर मैं स्टार्टिंग राउंड्स की बात करूँ, मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, तो इनमें अगर आपका स्कोर 115 प्लस है, ठीक है, आई थिंक तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उन्हें BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं पूरे, और जिनके 130 प्लस है उनको फुल चांसेस है रोहतक तक PGI में एडमिशन मिलने के। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 या 95 प्लस हैं तो चांसेस हैं आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। ठीक है, और जिनके मार्क्स जो अगर क्वालिफाई भी कर रहा है, मीन्स पिछली बार जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे BSc नर्सिंग में की काउंसलिंग के लिए, CET की काउंसलिंग के लिए, वो थे 54 मार्क्स। ठीक है, एंड अगर 5 नंबर बढ़े भी, अब की बार 5 नंबर भी अगर इंक्रीज हुए तो अप्रोक्स 59 जाएगी मैक्स टू मैक्स, कि आपका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है उसमें क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहते हैं वो मान के चलो 59 है अब की बार। ठीक है, कि इतने मार्क्स है तभी आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए या प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकता है। तो अगर इतने मार्क्स से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में तो मिल जाता है एडमिशन। ठीक है, बट ये है कि लास्ट में जो मतलब कम मार्क्स पे जो कॉलेजेस मिलते हैं उनकी जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर आप फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटा के अंदर ये रहता है कि आपको उस कॉलेज में जाके पर्सनली बात करनी होती है, उसके बाद वो आपको मैनेजमेंट कोटा के फॉर्म फिल करवाते हैं और उसमें ये रहता है चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, मीन्स फीस वगैरह ज़्यादा रहती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जनरली मैनेजमेंट कोटा मिल जाएगा आपको। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए नहीं होता मैनेजमेंट कोटा, मीन्स वहाँ आप पैसे दे के नहीं एडमिशन ले सकते। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो और चाहते हो कि ईयर नहीं वेस्ट हो, हम प्राइवेट से कर लेंगे, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, बट उससे पहले आपको उस कॉलेज को विजिट करना होता है, वहाँ पे पूरी बात करनी होती है। वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ठीक है, तो उसकी डिटेल आपको कॉलेज ही देगा। तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 90 प्लस है वो बीपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी उन्हें चूज़ करना चाहिए कोर्स। और इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कौन सी प्रेफरेंस लिस्ट पे आपको रखने चाहिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि फिजियोथेरेपी में कौन कौन से कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट है और कौन से प्राइवेट है और में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ, अगर आपका स्कोर जो है 85 प्लस है या 80 प्लस है तो आपको पैरामेडिकल कोर्सेज चूज़ कर लेने चाहिए। पैरामेडिकल में कौन कौन से हैं, लैब टेक्नोलॉजी आएगी, रेडियोग्राफी आएगी, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कुछ कोर्सेज है जो पैरामेडिकल के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। और अगर जनरली मैं बॉयज़ की बात करूँ कि बॉयज़ को कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट सीट अवेलेबल हो सकती है, मीन्स दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर आपका एडमिशन मिल जाएगा कि इतने मार्क्स पे। तो अभी तक जो स्कोर देख के पता चला है वो 120 प्लस ही जाएगी बॉयज़ की कट ऑफ। ठीक है, उसमें भी 120 प्लस जो है 40 बॉयज़ के हैं, तो सभी को तो नहीं मिलेगी सीट, बट सभी लेते भी नहीं है। ठीक है, तो यही जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपकी। बाकी जिसका स्कोर बहुत कम है वो प्राइवेट के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे थे कि दी हम अभी फ्रेशर हैं और हमने अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया और हमारा स्कोर ये था, तो क्या अब हमें कॉलेज ले लेना चाहिए या नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखो, अगर आप एक फ्रेशर हो और आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहिए, मिलना चाहिए, या आप ले सकते हो वो चीज़। अगर मान लो अब की बार आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो रहा है और आप चाहते हो कि आप अगले साल उसी चीज़ को कम फीस में और एक रेपुटेटेड कॉलेज से वो डिग्री लो, तो बेटर है कि आप 1 साल का ड्रॉप ले लो। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप का सजेशन मैं उन्हीं को दूंगी जो फ्रेशर्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप लगातार 2-3 साल से ड्रॉप ले रहे हो और अब की बार अगर आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है और आप चाहते हो कि और ईयर ना वेस्ट हो, तो तब आपको ले लेना चाहिए एडमिशन, आई थिंक। बट अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, तो आपको देख के पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम का आपका क्या एक्सपीरियंस था, किस लेवल का एग्ज़ाम था, तो आप उसी तरह से नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर सकते हो और एक बढ़िया रेपुटेटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के, खुद को टाइम दे के कि क्या चीज़ अभी करनी सही रहेगी, क्या जो कॉलेज आपको मिल रहा है वो सही है या आप उससे बेटर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। तो ये चीज़ सोच विचार करके अच्छे से देन डिसाइड करना कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, अब की बार जो है शायद मैं अगली बार ऐसा नहीं कर पाऊँ, तो उस केस में आपको ले भी लेना चाहिए। ठीक है, तो एक बार खुद से ये डिसाइड कर लेना कि क्या चीज़ आपके लिए सही रहेगी और क्या नहीं, क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि मैं जो चीज़ मुझे मिल रही है मैं इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ, या फिर बस मैं इतने ही एफर्ट्स दे सकता था। तो एक बार सेल्फ टॉक ज़रूर करना और पेरेंट्स से भी एडवाइस लेना, तो जो आपको सही लगे वो चूज़ करना आगे के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।